हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के स्टडी क्लासेस 91 में। आज हम जी के जी एस में कुछ महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 से। इससे पहले 101 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं, और यदि आपने वो वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 102 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 102 में क्या कह रहा है हमसे, इसको देखते हैं। ठीक है, तो 102 में कह रहा है हमसे, पृथ्वी की किस अवस्था को दक्षिण आयनत कहते हैं। ऑप्शन ए, जब दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा रातें छोटी होती हैं। और नंबर बी, जब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सप्लेनेशन है, इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को ऑप्शन में कह रहा है मकर रेखा, और ऑप्शन बी में कह रहा है कर्क रेखा, ऑप्शन सी में कह रहा है विषुवत रेखा, ऑप्शन डी में कह रहा है हमसे ए और बी दोनों। तो देखिए 21 जून को तो क्या होता है, 21 जून को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। लेकिन जब 22 दिसंबर की बात करते हैं तो 22 दिसंबर को क्या होता है, मकर रेखा पर किरणें सीधी पड़ती हैं। तो मकर रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर क्या होता है, ये विषुवत रेखा बीच बीच से होकर जाती है, जिसे जीरो डिग्री रेखा कहते हैं। और इससे ऊपर जो होती है वो होती है हमारी कर्क रेखा। कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा। और इसके नीचे होती है वो होती है मकर रेखा। तो मकर रेखा पर क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य किरणें ऐसी लंबवत पड़ती हैं इस प्रकार से, और 21 जून को यहाँ पर कर्क रेखा पर इस प्रकार से लंबवत पड़ती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 104 में है, उत्तरी गोलार्ध में शरद और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु की स्थिति को होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें कह रहा है कि 22 अक्टूबर, ऑप्शन बी में कह रहा है 23 सितंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी 25 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु की तिथियां होती हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये कोई ग्लोब है, और ग्लोब में क्या होगा इसमें, तो यहाँ से बीचे बीच से ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, बसंत ऋतु होती है 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर किस स्थिति को लंबवत पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री रेखा को कहते हैं। तो 0 डिग्री रेखा हमारी कौन सी कहलाती है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं 0 डिग्री रेखा को। तो 105 का ऑप्शन ए में कह रहा है 21 मार्च 23 सितंबर, ऑप्शन बी में कह रहा है कि 23 मार्च 21 सितंबर, 21 जून 22 दिसंबर, 22 जून 21 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ये ग्लोब है, अब इसमें ये विषुवत रेखा है, तो इस पर क्या होती है, सूर्य किरणें इस प्रकार से लंबवत पड़ेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल व स्थल से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए 29 पॉइंट। अब देखिए पहले में क्या लिखा है, जल से, तो पहले जल वाला देखना है हमें। तो जल से कितना भरा हुआ है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है 29.2% जल है और 70.8% स्थल है। फिर दूसरे ऑप्शन पर देखते हैं, 70.8% जल है और 29% स्थल है। तो स्थल की संख्या क्या है, कम है, और जल की संख्या ज़्यादा है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 70.8% जल है और 29.2% स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है। तो स्थल कौन से वाले गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में है या उत्तरी गोलार्ध में, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन ए में कह रहा है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी में कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी में कह रहा है कि दोनों गोलार्धों में बराबर है, और ऑप्शन डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल ज़्यादा है।
ठीक है, ये गोलार्ध है, तो इसमें क्या है, इसमें पानी वाला क्षेत्र है ये, और इधर को क्या है, स्थल वाला भाग है, इधर को स्थल ज़्यादा है, ठीक है, धरातल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है समस्त स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो विषुवत रेखा के, ये कह रहा है हमसे, ये कोई ग्लोब है तो ये विषुवत रेखा हो गई। तो विषुवत रेखा के उत्तर में पूछ रहा है कितना प्रतिशत भाग है। तो इसका ऑप्शन ए में कह रहा है 50%, ऑप्शन बी में कह रहा है 75%, और ऑप्शन सी में कह रहा है 65%, और ऑप्शन डी 45%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, 75% है ये उत्तरी गोलार्ध में, जिसमें क्या है कि उत्तर में स्थलीय भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं क्यों नहीं है। चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल का अभाव है। फिर कह रहा है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, और चंद्रमा की परिभ्रमण गति के कारण, ऑप्शन डी चंद्रमा की घूर्णन गति के कारण। तो भैया देखिए, चंद्रमा पर जीवन की संभावना क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल का अभाव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल का अभाव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा अक्ष के परितः लगभग कितने दिनों में एक परिभ्रमण पूर्ण करता है। तो चंद्रमा क्या करता है, 27 दिन में, 27 दिन कुछ घंटे में, यानी 6 घंटे में लगभग ये अपना चक्कर पूर्ण कर लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है। तो चंद्र दिवस की अवधि पूछ रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 24 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन सी 23 घंटा, और ऑप्शन डी 23 घंटे 40 मिनट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्र दिवस की अवधि जो होती है वो होती है 24 घंटे 40 मिनट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नक्षत्र माह क्या है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए में कह रहा है एक माह में विभिन्न नक्षत्रों की गतियाँ, ऑप्शन बी में कह रहा है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगा समय, ऑप्शन सी में कह रहा है चंद्रमा द्वारा अपने अक्ष में घूर्णन करने में लगा समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही नक्षत्र माह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन भी ये रीड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आधा भाग ही क्यों दिखाई पड़ता है। तो अब इसमें ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि में अधिक अंतर के कारण, और ऑप्शन बी में कह रहा है चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि में समानता के कारण, और ऑप्शन सी में कह रहा है सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कह रहा है कि चंद्रमा की परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि की समानता होने के कारण क्या होता है, आधा भाग ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसका प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। केवल सूर्य का, सूर्य और चंद्रमा का, सूर्य और पृथ्वी का, तो सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल सूर्य का प्रकाश ही परावर्तित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चंद्रमा की कला किसे कहते हैं। ऑप्शन ए चंद्रमा के प्रकाशित भाग का घटना, ऑप्शन बी चंद्रमा के प्रकाशित भाग का घटना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही हैं, ठीक है। चंद्रकला क्या है, चंद्रमा के प्रकाशित भाग की घटना और चंद्रमा के प्रकाशित भाग का बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्या है। तो इसमें से अब सही वाला बताना है। तो इसमें ये कथन दे रखे हैं, तो कथन को देखना है हमें। तो पहले कथन में हमसे कह रहा है कि जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चलो भाई देखते हैं। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर घटता जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऑप्शन में कह रहा है हमसे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों सही हैं,
और ऑप्शन डी ना तो एक सही है ना तो दो सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। यहाँ पर उल्टा उल्टा दिया था। ठीक है, फिर जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर घटता है तो उसे घटने को कृष्ण पक्ष कहते हैं। बढ़ने को हम क्या कह रहे हैं, शुक्ल पक्ष, और घटने को कृष्ण पक्ष कह रहे हैं। ठीक है, उल्टे दे रखे थे यहाँ पर दोनों एक दूसरे के। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही क्या है। तो एक कथन कह रहा है कि पेरिजी वह स्थिति है जब चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है, और दूसरे कथन में कह रहा है कि अपोजी वह स्थिति है जब चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक दूरस्थ होती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल ए सही है, और केवल ए बता रहा है, और ऑप्शन बी में कह रहा है हमसे कि दोनों सही हैं, केवल दो सही है। ऑप्शन सी में कह रहा है दोनों सही हैं, और ना तो डी में कह रहा है ना तो एक सही है ना दो सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों ही सही हैं। पेरिजी वह स्थिति होती है जब चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति सर्वाधिक पृथ्वी के सर्वाधिक निकट हो। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है तो उसे पेरिजी कहते हैं। एपोजी किसे कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्र ग्रहण क्यों होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी में कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ऑप्शन डी में कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य समकोण पर स्थित होते हैं। तो ये समकोण वाला तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी तो एकदम गलत है। तो डी को तो हम काट दे रहे हैं, समकोण पर तो होते नहीं हैं। फिर ऑप्शन ए में कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा, यानी ये चंद्रमा है, अगर ये चंद्रमा रहा, ठीक है, और ये सूर्य कह रहा है कि बीच में आ जाता है, और किसके, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो ये भाई ये भी गलत कह रहा है, सूर्य थोड़ा ना आता बीच में, तो इसका पृथ्वी आती है ना बीच में। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आता है, पृथ्वी आ जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, ऑप्शन ए अमावस्या को, ऑप्शन बी पूर्णिमा को। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही घटित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को घटित क्यों नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है कि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षीय तलों में झुकाव होने के कारण, चंद्रमा का हमेशा पृथ्वी के कक्षीय तल में होना, चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमण करने के कारण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षीय तलों में झुकाव होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण क्यों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है सूर्य और पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य आने के कारण, फिर पृथ्वी का सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आने के कारण, चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के मध्य आने के कारण, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का समकोण पर होना। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत है, इसको काट देते हैं। फिर सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सूर्य चंद्रमा, ये भी गलत दे रखा है। फिर पृथ्वी का सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाना, चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाना। तो चंद्रमा कहाँ जाती है, चंद्रमा सूर्य ग्रहण में क्या आती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है पूर्णिमा को, अमावस्या को। तो पूर्णिमा को तो भाई क्या घटित होता है, चंद्र ग्रहण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अमावस्या को क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को। डायमंड रिंग का संबंध है पूर्ण सूर्य ग्रहण से, चंद्र ग्रहण से, आंशिक चंद्र ग्रहण से, या आंशिक सूर्य ग्रहण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 123 का ए। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण को। तो इसका संबंध किससे, डायमंड रिंग कब बनती है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तभी बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं।
तो अब देखिए इसका जो ऑप्शन ए में कह रहा है 6 हो सकते हैं, ऑप्शन बी में कह रहा है 7 हो सकते हैं, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कैलेंडर वर्ष में सूर्य ग्रहण की घटना न्यूनतम और अधिकतम कितनी बार संभव है। तो एक सूर्य ग्रहण में एक कैलेंडर वर्ष होता है, यानी एक वर्ष कैलेंडर में, एक वर्ष कैलेंडर में कितनी बार सूर्य ग्रहण हो सकता है अधिकतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अधिकतम 2 बार, न्यूनतम और अधिकतम 5 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम 2 बार होगा और अधिकतम 5 बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसके लिए हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब तो इसकी एक्चुअली स्थिति बढ़ गई है, तो 8,848.84 लगभग इतने मीटर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है देखो नई ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक गहरी मैरियाना खाई की गहराई कितनी है। तो सर्वाधिक गहरी जो खाई है पूरी विश्व की सबसे गहरी खाई है मैरियाना खाई। तो इसकी गहराई है कितनी है, 10,033 मीटर, 11,033 मीटर और 11,033 फीट और 11,233 फीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11,033 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थलीय भागों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए इसमें कह रहा है ऑप्शन ए में 5 भागों में, ऑप्शन बी में कह रहा है 6 भाग, ऑप्शन सी 7 भाग, ऑप्शन डी 8 भाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कहें तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, किसमें है एशिया, एशिया क्षेत्रफल में बड़ा है। ठीक है, देशों में कहें तो अफ्रीका महाद्वीप है। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। फिर कह रहा है एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किससे अलग होता है। तो कौन इसको अलग करता है, तो कौन करता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। अच्छा, ऑप्शन ए में कह रहा है काकेशस पर्वत, यूराल नदी, उपरोक्त सभी। तो इसका ये भी सभी सही दे रखे हैं, तो इसका उपरोक्त सभी भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं, दोनों को महाद्वीपों को बांटते हैं, एशिया को अलग कर देते हैं और यूरोप को, ठीक है, यूरोप महाद्वीप को अलग कर देते हैं, इनके द्वारा ये अलग हो जाता है इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों ओर रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो जो तीनों रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बीच से गुजरती है। तो तीनों रेखा बताई थी हमने, कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अभी कौन सा महाद्वीप बताया था हमने आपको, जो महाद्वीप था हमारा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो तीनों रेखाएं किससे होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त रेखा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा अफ्रीका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, विषुववृत्त रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों गुजरती हैं। तो बीच से अगर बात करते हैं, बीच से होकर गुजरती तो केवल विषुववृत्त रेखा। ठीक है, और वैसे तो तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों ही गुजरती हैं अफ्रीका से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है एशिया में, ऑप्शन बी कह रहा है अफ्रीका में, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका में है। ठीक है, तो गोवा का मरुस्थल है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है। तो इसमें कह रहा है अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में।
तो विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है, सबसे पहले आता है रूस, रूस के बाद में कनाडा, और कनाडा के बाद में आता है हमारा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका। फिर दक्षिणी अमेरिका आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस जल संधि द्वारा जुड़ा है? तो सुएज नहर, पनामा संधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है बॉम्बे जल बॉब अलमंदेव और डेविस जल संधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो पनामा जो जल संधि है वो दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो कहाँ पर स्थित है, स्थान पूछ रहा है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कहाँ स्थित है? तो बेसिन का मतलब जिसका अब्बा ज़्यादा हो उसकी बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन नदी किस महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी मैक्सिको की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अमेजन नदी जो है वो अपना जल कहाँ डालेगी? अटलांटिक महासागर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा महाद्वीप पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? अब दक्षिणी गोलार्ध में वाला पूछ रहा है कौन कौन सा महाद्वीप हैं। तो अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया पड़ता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। ये क्या है हमारा, यहाँ पर अगर बात करें ये क्या ग्लोब है। ठीक, पेन काम नहीं कर रहा है मेरा। ठीक है, तो ये क्या है ग्लोब है। अब ये ग्लोब है, ये दक्षिणी, ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया। तो इसमें यहाँ पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया ये। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में कौन सा महाद्वीप स्थित है? आर्कटिक, अंटार्कटिक, ऑप्शन सी में कह रहा है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी में कह रहा है कि ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के शोध संस्थान मैत्री दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित हैं? तो ये ऑप्शन ए में कह रहा है अंटार्कटिका, ऑप्शन बी में कह रहा है आर्कटिक, और ऑप्शन सी अलास्का, ऑप्शन डी साइबेरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका में, क्योंकि यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। बाकी क्या है, ये संचार के उपकरण लगाए गए हैं। ठीक है, शोध संस्थान लगाए गए हैं केवल। बाकी अगले क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी पर स्थलीय भाग की अधिकता के कारण, पृथ्वी पर जलीय भाग की अधिकता के कारण, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर जल की अधिकता है इसीलिए इसे जलीय ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैस से कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और हीलियम, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की अधिकता पाई जाती है? तो ऊपरी वायुमंडल में, निचले वायुमंडल में, सभी स्थान पर समान, वाह्य अंतरिक्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निचले वायुमंडल में। ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है उसका निचले हिस्से में जलवाष्प पाई जाती है, यानी कि स्टीम पाई जाती है। फिर पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग है 6400
किलोमीटर मानी जाती है, तो यहाँ पर 6400 के नज़दीक जो आंसर दे रखा है 6370 किलोमीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितनी परतों में विभाजित किया जा सकता है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको कितनी परतों में हम बांट सकते हैं, तो 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, क्रोड, मेटल और क्रस्ट, इन 3 परतों में बांटा गया है। तो कैसी लगी ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।